हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लीवरेजेस। लीवरेजेस को निकालने की बात करें तो जहां पे भी फिक्स कॉस्ट होता है वहीं पे लीवरेज निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलता है। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो लीवरेज नहीं निकलेगा। ठीक है, लीवरेज को निकालने के लिए एक चीज जो हमें माइंड में रखनी होती है वो है इनकम स्टेटमेंट। ये कोई बहुत टफ नहीं है, ये अगर आपने एक बार समझ लिया तो ये वैसे ही याद हो जाता है, इसको कोई रटने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आउटपुट पहले क्या है, आउटपुट इन यूनिट्स। अब आउटपुट इन यूनिट्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो भी हमने प्रोडक्शन किया है उसके यूनिट, हमने कितने यूनिट प्रोडक्शन किया है। ठीक है, तो जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें अगर हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल जाता है, वहां पे सेल्स निकल जाता है। सेल्स को हम और कई भी नाम से बुलाते हैं, जैसे कि आउटपुट हो गया, रिवेन्यू हो गया, टर्नओवर हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो ऐसे कई नाम है जिसको हम सेल्स को भी हम बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम सेल्स में से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे क्या निकलता है, कंट्रीब्यूशन निकलता है। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो हमारा यूनिट के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है। अगर हम यूनिट को इंक्रीज या डिक्रीज कर दे, यानी कि प्रोडक्शन को हम इंक्रीज या डिक्रीज करें तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो सेल्स पे, यानी कि जो सेल्स है और वो वेरिएबल कॉस्ट है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो सेल्स पे डिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर सेल्स इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, सेल्स डिक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ये सारे क्या है, वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर मैं ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूंगी तो क्या होगा, मटेरियल मेरा ज्यादा लगेगा, कम करूंगी तो कम होगा, है ना। तो इसके हिसाब से क्या होगा, सेल्स भी तो चेंज होगा ना। अगर यूनिट कम प्रोड्यूस हो रहा है तो सेल्स भी कम आएगा, अगर यूनिट ज्यादा है तो सेल्स भी क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो उसी तरह से अगर हमारा सेल्स, अगर पर मटेरियल का वेरिएबल कॉस्ट इतना अगर खर्च होता है 10 रुपए, तो अगर 10 यूनिट मैं प्रोड्यूस करूं तो कितना होगा, 100, है ना। तो सेम मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि जब भी सेल्स में अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक है, तो सेल्स में से हम जैसे लैच करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, हमारा क्या निकलता है, कंट्रीब्यूशन निकलता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन में से हम लैच करते हैं क्या, फिक्स कॉस्ट को। तो फिक्स कॉस्ट को लैच करते तो क्या निकलता है हमारा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, अब पहले ये जान लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट होता क्या है। फिक्स कॉस्ट वो होता है जिसका हमारा प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, इनके कोई रिलेशन नहीं होता है। प्रोडक्शन चाहे कम हो या ज्यादा हो वो फिक्स ही रहेगा हर लेवल पे। यानी कि अगर आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो भी वही रहेगा, और 2000 करोगे तो भी ये रहेगा, या 10,000 करोगे या 1 लाख करोगे तो भी सेम ही रहेगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक फैक्ट्री है, उसमें प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, अब उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो या ना हो, फिक्स कॉस्ट तो हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट मतलब लाइक रेंट हो गया, फैक्ट्री का क्या हो गया, रेंट। अब मान लो एक फैक्ट्री वो 10,000 रेंट देता है। ठीक है, अब उसका जो रेंट है, अब मान लो कि उसको वो प्रोडक्शन करता नहीं है तो क्या होगा, रेंट उसको नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा डेफिनेटली। 10,000 तो 10,000 ही देना पड़ेगा। अब ये तो नहीं कहेगा ना मकान मालिक कि नहीं आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो या कम कर रहे हो तो मत दो, है ना। तो वो रेंट तो देना पड़ेगा। सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वो भी उसको पे करना ही पड़ेगा चाहे वो प्रोडक्शन करे या ना करे। तो इसीलिए फिक्स कॉस्ट वो होता है जो हमेशा फिक्स रहता है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, उसका प्रोडक्शन से कोई लेन देन नहीं होता। अगर 0 लेवल पे प्रोडक्शन है तो भी फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, यानी कि हमें रेंट तो 10,000 ही पे करना पड़ेगा। अगर मैं सिंपली एक एग्जांपल लूं, जैसे कि अगर मान लो हम रेंट पे रहते हैं, ठीक है, अब 8,000 रुपए हम रेंट पे करते हैं। अब किसी मंथ में हमारी जॉब छूट जाती है या फिर हमारी कई महीने तक सैलरी नहीं आती है, तो क्या रेंट जो मकान मालिक होते हैं जो वो कभी कहते हैं कि नहीं इस महीने तुम्हारी जॉब नहीं है तो हमें रेंट मत दो, या फिर कम दे दो या ज्यादा दे दो, कुछ नहीं कहते वैसा, क्योंकि वो अपना रेंट तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, आप चाहे आप कमाते हो नहीं कमाते हो फर्क नहीं पड़ता, वो अपना रेंट तो लेके ही छोड़ेंगे, है ना। सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी होता है ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पे करना ही करना है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो डिपार्टमेंट होती है वो तो नहीं देखेगा ना कि आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे, आपको तो इलेक्ट्रिसिटी अगर आपका बिल आया है तो आपको पे करना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे क्या होता है, उसी को हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं जिसका हमारे प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से जैसे हम फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं तो क्या आता है हमारा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EBIT। यानी कि ये वो अर्निंग होती है जो इंटरेस्ट
और टैक्स, यानी कि जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस ना हो, यानी कि हमने अभी तक इसे पे नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हम इंटरेस्ट पे कर देंगे, यानी कि पहले हम इंटरेस्ट पे करेंगे, है ना, टैक्स और इंटरेस्ट में से क्या पे करते हैं, पहले इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारे क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इंटरेस्ट किस पे करना होगा, जो भी हमने लोन लिया होगा उस पे, चाहे अपने पर मंथ का इंटरेस्ट पे करना होगा या फिर साल भर का पूरा पर एनम का, तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। जैसे इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईबीटी। यानी कि ये वो इनकम हो गई जिसमें से हमने टैक्स नहीं पे किया, यानी कि इसमें से इंटरेस्ट तो पे कर दिया लेकिन टैक्स नहीं पे किया है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, लेस टैक्स, यानी कि इफ गिवन। अगर बात करें रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में हमें टैक्स तो पे करना ही करना होता है, यानी कि जो भी इनकम है उस पर हमें टैक्स पे करना होता है। लेकिन अगर यहाँ पे इफ गिवन मैंने इसलिए लिखा है कि अगर ये क्वेश्चन में दिया है कि गिवन है तो हमें लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। ठीक है, अब टैक्स पे कर देंगे तो क्या आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, यानी कि हम इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EAT, है ना। यहाँ यानी कि इस इनकम से हमने टैक्स भी पे कर दिया और इंटरेस्ट भी पे कर दिया है। अब हमें पता है कि किसी भी कंपनी में दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। यानी कि कंपनी की जो भी नेट इनकम होती है उसमें से क्या करता है कंपनी, पहले हम जो भी डिविडेंड वगैरह होता है वो किसको देते हैं, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हैं, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं। ठीक है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद जो भी हमारा पैसा बचता है, यानी कि जो भी इनकम हमारा नेट प्रॉफिट बच जाता है, उसमें से हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को हम डिविडेंड देते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं बचता तो नहीं देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ये कंपनी की नेट इनकम हो जाएगी, यहां से माइनस कर देंगे क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी कि जो भी हम प्रेफरेंस होल्डर को जो भी हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे वो माइनस कर देंगे। इफ गिवन, यानी कि अगर क्वेश्चन में दिया है तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी माइनस करने के बाद क्या आएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EAE। यानी कि ये वो अर्निंग बच गई जो हमें इक्विटी शेयर होल्डर को देना है। अगर हमें यहाँ पे पर इक्विटी शेयर, यानी कि पर शेयर का अगर हमें इनकम निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और यहाँ पे हमारा निकल जाएगा अर्निंग पर शेयर, यानी कि जिसको हम EPS बोलते हैं शॉर्ट में। यानी कि ये क्या है, एक शेयर की कीमत है ना, यानी कि एक शेयर पे हम इतना कमाते हैं, ये बताता है हमें। ठीक है, अगर मैं इसमें से पूछूं कि कौन से इसमें से वेरिएबल है और कौन से फिक्स है, ठीक है, तो जो सेल्स होता है वो वेरिएबल है, यानी कि ये यूनिट जितनी भी होगी उसके हिसाब से हमारा सेल्स भी चेंज होता रहता है। सेल्स चेंज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा तो कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा डेफिनेटली। अगर ये हमारा सेल्स है, सेल्स मान लो अगर 4000 में लेती हूँ, ठीक है, वेरिएबल हमारा क्या हो गया, 2000 है ना, तो क्या हो जाएगा, ये कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अगर इसी को मैं सेल्स को मैं 5000 ले लूं और ये हमारा मान लो 2500 हो गया पूरा, तो ये चेंज होगा। यानी कि हमारा सेल्स भी वेरिएबल होता है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल है ही, और कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। फिक्स चाहे मैं 4000 यूनिट प्रोड्यूस कर लूं, चाहे सेल्स हमारी 4000 हो जाए, 5000 हो जाए, अगर फिक्स हमारा 1000 है, फिक्स कॉस्ट जो है 1000 है, तो 1000 ही रहेगा किसी भी लेवल पे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा हमें नहीं बताया गया कि फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है तो हम चेंज नहीं करेंगे, अगर बोलता है तो चेंज कर देंगे वहां पर। ठीक है, उसके बाद आता है ये इंटरेस्ट, यानी कि इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो फिक्स कॉस्ट और ये इंटरेस्ट को छोड़ के बाकी जो भी है सारे वेरिएबल्स है, यानी कि अगर एक चेंज होगा तो सारा चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे टैक्स है तो टैक्स भी चेंज होगा, क्योंकि इनकम अगर हमारी चेंज होती है तो क्या होगा, टैक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। कम इनकम पे कम टैक्स पे करना पड़ता है, ज्यादा इनकम पे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे सिंपली अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट को छोड़कर, है ना, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट को छोड़कर जो भी है इसमें सारे क्या है, वेरिएबल है। यानी कि अगर एक चीज चेंज हो जाएगी, यहाँ पे सेल्स चेंज हो गया तो सारा कुछ चेंज होगा कहीं ना कहीं, है ना। बस ये फिक्स कॉस्ट नहीं चेंज होगा और इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट पूछो कैसे चेंज नहीं होगा, अब मान लो आपने लोन लिया है तो लोन उस पर जो भी आपका पर मंथ का इंटरेस्ट जाएगा वही जाएगा ना, वो तो प्रोडक्शन से कोई लेना देना होता ही नहीं है इसका, है ना। जो भी आपने लोन लिया हो प्रोडक्शन से कोई लेना देना है नहीं कि 2000 प्रोडक्शन किया तो नहीं कम इंटरेस्ट पे कर दो, ज्यादा प्रोडक्शन कर तो ज्यादा पे कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी क्या है, फिक्स है। तो ये और ये फिक्स होते हैं। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है जैसे कि EBIT है ना, ये कंट्रीब्यूशन है, तो इन दोनों में जो चेंज आएगा ना ये हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज पे इम्पैक्ट करेगा। लेकिन जो ये इंटरेस्ट ये फाइनेंस रिलेटेड होता है तो ये फाइनेंशियल
लीवरेज पे क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो हम देखते हैं कि लीवरेजेस को कैसे फाइंड करते हैं, कितने टाइप्स के लीवरेज होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं लीवरेजेस, ये रहा। और ये हमारे कितने तरह के होते हैं, लीवरेज कितने टाइप्स के होते हैं, लीवरेजेस 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज को डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी बोलते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, और कंबाइंड लीवरेज को डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, अब इनको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि ऑपरेटिंग लीवरेज को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। सो हमें अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों हमें इनकम स्टेटमेंट को माइंड में रखना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको इनकम स्टेटमेंट आप निकाल लोगे तो समझ लो आपने क्वेश्चन लीवरेज का तो ऐसे ही सॉल्व कर लिया। क्योंकि एक बार इनकम स्टेटमेंट सॉल्व कर लिया, फिर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर EBIT, जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो और जो भी EBIT आएगा वो डिवाइड करो, यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद आता है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज को कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में EBT, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में अर्निंग बिफोर टैक्स, जो कि पीछे मैंने बताया है, उसे वो फाइंड कर लिया तो हम यहाँ से भी इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद है कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज कैसे निकालेंगे, कंबाइंड लीवरेज निकालने का 2 तरीका है। एक तो हम ये कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लीवरेज, तो कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। जैसे कि हम इसको कर सकते हैं DOL, यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। एक तो ये तरीका है निकालने का, और दूसरा इसका फॉर्मूला बनता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT, सॉरी नॉट EBIT, EBT। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करके भी दिखाऊं तो बात वही हो जाएगी। आप चाहे इसको ऐसे फाइंड कर लो, पहले हमने निकाल लिया ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लिया, फिर फाइनेंशियल लीवरेज निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कंबाइंड लीवरेज निकल जाएगा। इनकी ये दोनों क्या होता है, इन दोनों का कंबाइंड ही होता है। इनका फॉर्मूला अगर देखोगे आप तो मल्टीप्लाई में इसको लोगे तो क्या हो जाएगा, ये EBIT से EBIT कट जाएगा तो क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। तो यही चीज तो मैंने यहाँ पे बताया है। अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं जरा। सबसे पहले देखते हैं कि हम फाइनेंशियल लीवरेज कैसे फाइंड करेंगे, या ऑपरेटिंग लीवरेज ले लेते हैं। पहले क्या लेते हैं हम, ऑपरेटिंग लीवरेज। सो यहाँ पे हमारा सेल्स दे रखा है, सेल्स कितना दे रखा है, 8 लाख दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हमारा दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा है, 70% ऑफ सेल्स, है ना। और यहाँ पे दे रखा है फिक्स्ड कॉस्ट, ये कितना दे रखा है, 1,60,000। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है ना। इसको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी हम लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, सो ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सबसे पहले क्या करना है, हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी लीवरेज का जो भी क्वेश्चन होगा, सब में इनकम स्टेटमेंट हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे यहां से। ये होता है हमारा पर्टिकुलर, और ये हो जाएगा रुपीज। ठीक है, देन सबसे पहले क्या आता है, अब आउटपुट इन यूनिट्स तो में दे नहीं रखा है ना, तो हम सीधे सेल्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि सेल्स ले लिया हमने, क्या यहाँ पे 8 लाख। देन सेल्स से हम क्या माइनस करते हैं, लेस करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट, है ना, वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या बोला है, 70% ऑफ सेल्स, 70% ऑफ सेल्स, यानी कि कितना हो जाएगा 70%, 5,60,000 हो जाएगा ना, 5,60,000। अब इसको लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 40 और ये 2, यानी कि 2,40,000।
ठीक है, आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। तो ये क्या निकलता है हमारा कंट्रीब्यूशन, यह आता है कंट्रीब्यूशन। देन हम इसमें से लेस करेंगे क्या, फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट है ना, फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो क्या होगा 1,60,000 है फिक्स कॉस्ट, 1,60,000 आ गया तो कितना हो जाएगा 80 और कितना हो जाएगा 80,000। ये क्या हो जाएगा हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हम इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं EBIT है ना। इसको बहुत से लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं, यानी कि PBIT है ना। तो दोनों चीजें एक ही है, कई बार बोल देता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सारी चीजें एक ही है, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये आ गया। अब हमें निकालना है क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। यहाँ पे हमने लिखा ऑपरेटिंग लीवरेज, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग लीवरेज का, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। सो कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास 2,40,000 और EBIT कितना है 80,000 है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज हो जाएगा। सो लाइक मैं डिवाइड करती हूँ, यहाँ पे कितना है 2,40,000 डिवाइडेड बाय 80,000, कितना हो जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 80,000, सो 3 टाइम्स। सो ये हमेशा क्या होगा, जो भी लीवरेजेस होंगे उसके आंसर क्या आएगा टाइम्स में आएगा, हमेशा क्या आएगा टाइम्स में आएगा। ठीक है, सो ये था हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं कि फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालते हैं। सो बाय बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर करना ना भूलना, क्योंकि आपके